Hello, dear friends. Welcome back to our online class. Today, we are going to discuss about parts of speech exercise. साथियों, जैसा कि आपको पता है, लगातार अपनी जो क्लासें हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर चल रही है और आज अपन जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि हमने नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया है, तो आज नाउन की एक्सरसाइज जो है वो अपन करेंगे कि भाई नाउन में हमने क्या पढ़ा है। तो बिना समय को बर्बाद किए वेस्ट किए चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट जो है नाउन को लेकर के देखिए, फर्स्ट सेंटेंस क्या है। सेंटेंस नंबर 1, आई लव, या दो फर्स्ट जो वर्ड है लव, इसको अंडरलाइन किया गया है। आई लव माई कंट्री बट माई लव, फिर से लव है और इसको भी अंडरलाइन किया गया है। ऑफ ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर। और पूछा क्या है कि अंडरलाइंड वर्ड्स आर, यानी ये दो शब्द जिसके अंडरलाइन किया हुआ है वो क्या है। ऑप्शन आपको दिए हैं कि पहला जो लव है वो वर्ब है, दूसरा नाउन है। दूसरा ऑप्शन दिया है कि पहला नाउन है, दूसरा वर्ब है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि पहला एडजेक्टिव है और दूसरा लव वर्ब है। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला जो लव है वो वर्ब है और दूसरा जो लव है वो क्या है, एडवर्ब है। तो अपने को पहचानना है इसमें कि एक्चुअल में ये है क्या। देखिए, आई लव माई कंट्री, आई क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आई के बाद देखिए आई लव, तो लव का मतलब प्रेम करना, तो किसी काम का करना या होना पाए जाना मतलब क्या है, वर्ब है, क्रिया है। तो फर्स्ट जो लव है वो क्या है, वर्ब, ठीक है। बट माई लव, बट माई लव ऑफ ह्यूमैनिटी इज ग्रेटर। अब बताइए, यहां पर माई लव, लव सेकंड क्या है, जी बिल्कुल सही है, आपने क्या पहचाना, नाउन है। क्यों है, क्योंकि इससे पहले देखिए यहां पर माई लगा हुआ है और माई का जो यूज है आपने इससे पहले प्रोनाउन वाले टॉपिक में पढ़ा था। इसमें पजेसिव केस में दो बातें पढ़ी थी आपने, माई, माइन, वी का ओवर और ओवर्स पढ़े थे, हाँ जी। और इसी प्रकार यू का योर और योर्स पजेसिव केस में। तो ये डबल जो थे, योर्स वाले, आवर्स वाले, ये तो एडजेक्टिव का रूप ले रहे थे, ठीक है, सॉरी, प्रोनाउन का रूप, पजेसिव प्रोनाउन। और माई है, ओवर है, इस प्रकार की जो वर्ड है वो किसका रूप है, ये एडजेक्टिव का है। और इससे पहले मैंने आपको अच्छे से बहुत बार बताया है और आपकी जानकारी में भी है ये अच्छे से, कि नाउन से पहले प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या हो सकते हैं, वो एडजेक्टिव हो सकते हैं, वो डिटरमाइनर्स हो सकते हैं, या फिर वो क्या हो सकते हैं, पार्टिसिपल हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ फर्स्ट जो सेंटेंस है वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, ऑप्शन फर्स्ट ही अपना क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, अगली चीज को देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है कि देयर इज ए लंदन। अब इस लंदन वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, इन ए ऑन्टेरियो। अंडरलाइन वर्ड इज ए, फिर से आपसे वही बात पूछी है कि यहां जो रेखांकित किया हुआ शब्द है, अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड लंदन है वो क्या है। अब देखिए, एक बात तो ये कि यहाँ सारे के सारे जो वर्ड्स ऑप्शन में दिए गए हैं वो सब के सब नाउन के प्रकार है। क्या वो प्रॉपर नाउन है, क्या वो कॉमन नाउन है, क्या वो कलेक्टिव नाउन है, क्या वो मेटेरियल नाउन है। तो देखिए, प्रॉपर नाउन कब होता, जब किसी पर्टिकुलर यानी विशेष
व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम होता, पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ लंदन जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस ही तो है। यस, आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ कि वो पर्टिकुलर प्लेस है, बट देखिए इससे पहले क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ए जो कि क्या है, डिटरमाइनर्स में जो आर्टिकल ऑप्शन आता है आपके उसका है ये, और आर्टिकल में कौन सा है ये, डेफिनेट या इनडेफिनेट? जी बिल्कुल, क्या है ये, इनडेफिनेट है। इसका मतलब ये निश्चित नहीं है भाई, कोई लंदन नाम की जगह है, अब कौन सी जगह है पता नहीं है, पर है कोई ऐसी जगह। इसका मतलब इसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। जब ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं हो, इसका मतलब आप प्रॉपर नाउन इसको नहीं कह सकते जब इसके साथ में इस प्रकार का कोई आर्टिकल लगा हुआ हो। भाई मान लीजिए कोई रमेश नाम का व्यक्ति आया, अब कोई आया, कोई कौन था भाई, कोई पर्टिकुलर होता कि भाई वो व्यक्ति है जो उसका दोस्त है या फिर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, तब वो क्या हो जाता, आइडेंटिफाई हो जाता। तो आशा करता हूँ ये बात समझ में आई कि यहाँ ये प्रॉपर नाउन तो नहीं है। तो फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किससे कहते हैं? कॉमन नाउन वह होता है जो कॉमन नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का कॉमन नेम होता है, सामान्य, जो जाति का बोध कराता है। जैसे बॉय है, मैन है, वुमेन है। अब ये क्या है, किसी जाति का बोध करा रहे, उसमें ये पता नहीं कि मैन में कौन सा मैन है, बॉय में कौन सा बॉय है। क्लियर हुई बात? तो यहां पर भी देखिए, हाँ ये ऑप्शन आपका हो सकता है फिलहाल। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ सीधी सी बात है कि कोई है, तो कोई है इसका मतलब पर्टिकुलर नहीं है, तो प्रॉपर तो हुआ नहीं। अब कॉमन हो सकता है, लेकिन अगला देख लीजिए फिर से, कलेक्टिव बिल्कुल नहीं है। कलेक्टिव तो क्यों? क्योंकि कलेक्टिव तो क्या होता है, कलेक्शन होता है, समूह होता है वो तो, जैसे आर्मी, क्लास, फैमिली वगैरह इस प्रकार से। मटेरियल बिल्कुल नहीं है मटेरियल, क्योंकि मटेरियल तो क्या होता है, कोई ना कोई मटेरियल होता है, कोई ना कोई सब्सटेंस होता है जिससे वो कोई चीज़ या तो बनी हुई है या उससे कोई चीज़ बनाई जा सकती है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई है कि इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपके करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड। हिमांशु नोट्स सेवरल कमल्स। हिमांशु नो सेवरल कमल्स। अब बताइए, सेवरल कमल्स, अब अनेक कमल है, तो सेवरल अनेक है, इसका मतलब अनेक है, तो इसको भी क्या नहीं किया गया भाई, ए से अनेक से क्या हुआ, आइडेंटिफाई तो नहीं हुआ। जब आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो आप उसको क्या नहीं कह सकते, जब आइडेंटिफाई नहीं हो तो आप उसको प्रॉपर नहीं कह सकते। फिर से सेम वही सवाल है आपके, शायद अब पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। प्रॉपर हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ सेवरल नहीं आता, कमल्स नहीं होता, कोई कमल होता, कोई मतलब मैं यहाँ पर्टिकुलर नाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तब कोई है यहाँ पर, एनीवे, तो ये क्या हुआ, कॉमन हो गया। मटेरियल नाउन बिल्कुल नहीं है, कोई पदार्थ की बात नहीं हो रही है, संग्रहण की भी बात नहीं हो रही, तो कलेक्टिव नाउन भी नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है आपके, कॉमन नाउन है। आशा करता हूँ ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, हर हेयर, HAIR इज ब्राउन, इज ब्राउन, HAIR, यानी ये जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है हेयर, बाल, इज ए या एन, क्या है ये, क्या ये काउंटेबल है, क्या ये अनकाउंटेबल है, क्या ये मास वाला है? तो आप ये कहेंगे कि यहाँ देखिए काउंटेबल तो नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हेयर जब क्या हो, बिल्कुल हाँ, कलेक्शन कहने का मतलब पूरी यूनिटी की बात हो, है ना, पढ़ा आपने इस प्रकार के, तो हेयर मतलब सारे बालों की बात हो रही, तो सारे क्या है, ब्राउन है, ब्लैक है, ऐसी स्थिति में वो काउंटेबल तो नहीं है। तो क्या है ये, अनकाउंटेबल है। हाँ जी, ऐसी स्थिति में अपन उसको किस में शामिल करते हैं, अनकाउंटेबल। कैसे काउंट करेंगे उनको, बोलो?
तो क्या हो गया, ये अनकाउंटेबल हो गया। हाँ, जरूर ये काउंटेबल हो जाता हर 10 एयर, और ऐसी स्थिति में 10 एयर्स हो जाता और फिर यहाँ वर्ब भी क्या लग जाती, प्लूरल की लग जाती। जब यूनिटी के रूप में हो, सभी की बात हो, ऐसी स्थिति में ये अनकाउंटेबल है, और इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी कैसी लगेगी, कैसी लगेगी, हाँ जी बिल्कुल, कैसी लगेगी, सिंगुलर, जब वो यूनिटी के रूप में है। और अलग अलग है तो, जैसे अगला एग्जांपल देखिए, आई फाउंड ए हेयर इन माई शॉप। शॉप, सोप जो पीने वाली होती है वो। आई फाउंड ए हेयर इन माई शॉप, अब उसमें बाल मिला, ए हेयर, तो बताओ इसको क्या सभी की बात हो रही है क्या, नहीं, एक बाल की बात हो रही है। अब एक बाल क्या हो गया, ये काउंटेबल हो गया, क्या हो गया, ये काउंटेबल हो गया। सभी की बात आए तो अनकाउंटेबल है, वर्ब सिंगुलर लगेगी, और किसी एक की बात आए तो सिंगुलर लगेगी, लेकिन 2 4 5 की बात आए तो उसमें वर्ब कैसे लगेगी, प्लूरल लगेगी। तो आशा करता हूँ ये बात भी आपके अच्छे से समझ में आई है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है इसमें देखिए, विच वन इज नॉट करेक्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट, इस बात को अच्छे से समझे। पूछा क्या है आपसे, विच वन इज नॉट करेक्ट, पूछा यह है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रॉपर नाउन्स डेनोट एन इंडिविजुअल पर्सन प्लेस, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो किसी व्यक्ति यानी विशेष इंडिविजुअल पर्सन प्लेस की बात करता है जी। नंबर 2 ऑप्शन, ए प्रॉपर नाउन हैज नो प्लूरल फॉर्म एंड कैन जनरली occur आफ्टर ए, एन और द, क्या ये बात सही है, प्रॉपर नाउन है उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है जी, और जनरली सामान्यतः ये बात है कि कैंट अकर आफ्टर ए एन, द के बाद इसका यूज नहीं होता है। एंड ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि प्रॉपर नाउन्स कैन बी यूज्ड आफ्टर ए एन और द, ए एन दी के बाद इसका यूज होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा राकेश, अब क्या ए राकेश, दी राकेश ऐसा बोलेंगे, डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे, कोई विशेष संदर्भ की बात हो। अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया था आपको, लंदन, ए लंदन, ऐसी स्थिति में हो सकता है, तो हमेशा तो नहीं है ये, तो ये बात क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिए, ए प्रॉपर नाउन नॉर्मली बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर, तो भाई ये बात तो सही है, तो ऐसे में गलत होने की जो बात है वो कौन सी हो जाती है, ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपकी गलत हो जाता है, और गलत ही आपको पूछा है। नेक्स्ट, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, दो वर्ड दिए गए हैं, एक तो विजडम है और एक स्ट्रेंथ है। अंडरलाइन किए गए ये शब्द क्या है, आपसे पूछा है विजडम क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या ये एडजेक्टिव्स हैं, क्या ये एडवर्ब्स हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा वाइज तो क्या है, वाइज तो क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन यहां पूछा विजडम, तो वाइज से क्या बना, विजडम, इसका मतलब ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपने पढ़ा कि जिस चीज को अपन क्या नहीं कर सकते, कैंट सी एंड टच, जिसको हम
देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ स्ट्रेंथ भी और विजडम भी दोनों ही क्या बन जाते हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8। The class is studying grammar. The class is studying grammar. अंडरलाइन किया हुआ वर्ड जो ग्रामर है वो क्या है? क्या वो प्रॉपर है? प्रॉपर तो कोई पर्टिकुलर होता, कौन सी ग्रामर? केवल ग्रामर है तो पर्टिकुलर तो नहीं है, इंडिविजुअल तो नहीं है। कॉमन, कॉमन, हाँ हो सकता है यहां पर कॉमन, कोई ग्रामर। कलेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है। और नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाववाचक संज्ञा। अब क्या यहां पर यह भाववाचक संज्ञा है? देखिए यहां इस ऑप्शन में तो नंबर 4 दे रखा है, लेकिन हल्का सा कंफ्यूज मेरे को भी है कि यहां पर यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे हो सकता है। और एक हिसाब से देखें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो भी सकता है। तो मेरा हिंट यहां पर कॉमन नाउन की तरफ जाता है, और साथ में यहाँ ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट का दे रखा है, तो किस बेस पे है वो भी समझना होगा। लेकिन ये श्योर है कि प्रॉपर तो नहीं होगा, कलेक्टिव भी नहीं होगा। अगर यहाँ इंग्लिश ग्रामर होता तो प्रॉपर हो जाता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अब आपको डिसाइड करना है, बताना है पता करके कि कौन सा सही है, कॉमन या फिर एब्स्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, I saw a fox in the forest here. Fox is, पूछा आपसे है कि यहाँ fox है वो क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है, क्या ये मैस्कुलिन जेंडर है? क्या ये फेमिनाइन है? क्या ये कॉमन है? क्या ये न्यूटर है? अब यहां देखिए पूछा आपसे जेंडर की बात कर रहा है, तो अपन ने 4 प्रकार के जेंडर पढ़े थे। मैस्कुलिन भी पढ़ा था, फेमिनाइन भी, स्त्रीलिंग भी पढ़ा था, कॉमन उभयलिंग पढ़ा था, न्यूटर नपुंसकलिंग पढ़ा था। अब इसमें आपसे पूछा क्या है? पूछा ये है कि जो फॉक्स है वो कौन सा जेंडर है। तो फॉक्स कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? विक्शन, VIXEN। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। फेमिनाइन जेंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर का आपको पूछा है स्त्रीलिंग क्या होता है। तो एडमिनिस्ट्रेट्रेस नहीं, एडमिनिस्ट्रेट्रेस नहीं, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स बिल्कुल सही है। तो ये भी अच्छा वर्ड है, विशेष ध्यान रखें इस बात को। एडमिनिस्ट्रेटर का क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। नेक्स्ट, फेमिनाइन ऑफ बैचलर। स्त्रीलिंग पूछा है किसका? बैचलर का। अब बैचलर का मतलब क्या होता है? जिसने शादी नहीं की हो, कुंवारा। अब मेड का मतलब भी होता तो कुंवारा है, पर स्त्रीलिंग के लिए है कुंवारी। स्पिंस्टर का मतलब भी स्त्रीलिंग है ये, और वर्जिन का मतलब भी स्त्रीलिंग वर्ड है।
अब इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें तो फेमिनाइन स्त्रीलिंग पूछा है बेचलर का, तो मैड भी है, वर्जिन भी है, स्पिंस्टर भी है, तो सारे ही क्या है ये इसके फेमिनाइन जेंडर है। नेक्स्ट देखिए, द मून हैज हिडन फेस बिहाइंड ए क्लाउड। देखिए सौंदर्य वाली जितनी भी चीज़ें हमने एक नाउन के बारे में पढ़ा था, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स उसमें साफ साफ इस चीज़ का मेंशन किया हुआ था। तो इस प्रकार की चीज़ें जो होती है वो क्या है, मैस्कुलिन है या फेमिनाइन? बिल्कुल क्या है ये, फेमिनाइन यानी स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग जो है मून, तो यहाँ आएगा जो वर्ड वो कौन सा केस होगा, उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस सी का क्या हो जाता है, हर। मून के लिए कौन सा वर्ड काम में लेंगे, सी काम में लेंगे। अब देखिए यहाँ पर यह भी बड़ा एक अजीब सा वर्ड है। सौंदर्य की जब बात हो, यहाँ पर ब्यूटी की जब बात हो, तो ऐसी स्थिति में इसको स्त्रीलिंग माना गया है। लेकिन भाई अपन तो जनरली यही सुनते हैं और कहते हैं चंदा मामा। तो चंदा मामा है तो यहाँ स्त्रीलिंग कैसे हो गया, बट एक्चुअल में ये स्त्रीलिंग है। अब देखो एग्जेप्शंस है इस दुनिया में, कोई कुछ भी बोल सकता है और कुछ भी हो सकता है। इसलिए अक्सर मैं यही सलाह देता हूँ कि इंग्लिश में कोई रूल्स नहीं होते, देयर आर नो रूल्स इन इंग्लिश। क्या होता है, एक ही चीज़ होती है, वो है कंसेप्ट को क्लियर। जितना आपके कंसेप्ट समझ में आ रहा है बस उतना ही बेटर है। रूल्स के चक्कर में पढ़ने से कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। अब आपको कोई पूछ ले कि सन क्या है, सूर्य, तो आपको पता है अगर यहाँ सन होता, स्ट्रेंथ वाली बात होती, तो वो क्या होता, मैस्कुलिन जेंडर होता। नेक्स्ट अगली लाइन में पूछ लिया, देख लो ये क्या पूछा है। द सन सेट्स beams on rich and poor alike। भाई कोई फर्क नहीं करता, सबको अपनी रोशनी देता है, सबको अपनी प्रकाश या उजाले से प्रकाशमान करता है। अब बताइए द सन सेट्स, मैस्कुलिन है सन, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हिज का प्रयोग करेंगे। तो आशा करता हूं ये बात भी आपके अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या पूछा आपसे, नॉमिनेटिव केस, जिसको आपको पता है सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है, इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। बिल्कुल नॉमिनेटिव केस तो वही होता है। ऑब्जेक्ट ना जी, कॉम्प्लीमेंट ना जी, बोथ दोनों के रूप में तो नहीं होता। तो समझ में आ गई यहाँ पर बात क्या है, सब्जेक्ट की बात हो रही है, नॉमिनेटिव केस की बात हो रही है। नेक्स्ट फिर केस की बात हो रही है यहाँ पर, एक्यूसेटिव केस इज यूज्ड एज, तो ये भी आपने पढ़ा, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो कौन सा कहलाता है, एक्यूसेटिव। ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब आपको ये बताना है, एक्यूसेटिव केस भी आपने पढ़ा था और एक डेटिव केस भी पढ़ा था। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कौन सा होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। क्या बताना है, एक्यूसेटिव केस डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डेटिव केस कौन सा होता है। हमने अच्छे से इस चीज़ को पढ़ा है, और जिसने ये नहीं पढ़ा है वो मेरी जो प्लेलिस्ट है वीडियो वाली, उसमें जाकर के नाउन के बारे में उसका जो केस वाला टॉपिक है उसको अच्छे से देखें, उसके बाद आपको इसका जवाब आ जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि लंबी क्लास कोई देखना पसंद नहीं करता। 15-20 मिनट का एक वीडियो हो जाए डेली का, तो इससे आपका भी काम बना रहे और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। देखो अगर आपको वास्तव में ये चीज़ें अच्छी लग रही है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ सर काफ़ी कुछ हमें समझ में आ रहा है और हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, अगर यूं ही कंटिन्यू क्लास लगी रहेगी तो इस लॉकडाउन के दौरान हम ग्रामर पे अच्छी पकड़ कर लेंगे। तो वैसे मेरा कोई इस प्रकार का लंबी लंबी फेंकने का कोई इंटेंशन नहीं है। मैं एक छोटी सी बात आपको ज़रूर कहना चाहूँगा। मैं पिछले कुछ 1-1.5 महीने से यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स की कंटिन्यू क्लासें देख रहा हूँ,
अलग अलग टीचर्स की, खासतौर से इंग्लिश की देखता हूँ मैं तो। और लोग ऐसे ऐसे हैं भाई, वो टीचर इतनी फेंकते हैं, बस अब 15 मिनट पढ़िए, पूरा कंसेप्ट क्लियर, बस 5 मिनट में ये टॉपिक क्लियर। अरे भाई, तुम लोग 5 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में अगर टॉपिक क्लियर करवाते हो तो भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं, साल भर में 365 दिन होते हैं, इतने टॉपिक है ही नहीं। गिनती के 30-40 टॉपिक नहीं है इंग्लिश में तो पूरे ही। तो फिर तो भला कर दो यार, राजस्थान के लोगों का ही भला कर दो, इंडिया की तो छोड़िए पूरा। हाँ? और मुझे नहीं लगता कि आपको पूरा पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है, उसको इंग्लिश सिखाने में कोई ज़्यादा टाइम लगेगा। 365 दिन में आज आप पूरी दुनिया को इंग्लिश सिखा सकते हो। तो धन्य है ऐसे टीचर्स को जो इतनी लंबी लंबी फेंक देते हैं। भाई यहाँ फेंकने का कोई काम नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। मुझे ज़रूरत है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, आपको ज़रूरत है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का तरीका क्या है सब जानते हैं, फिर भी कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ज़रूर गाइड किया जाएगा। फिलहाल मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, आप अपना पेन, कॉपी, रजिस्टर जो भी है उसको लेके बैठे, उन चीज़ों को नोट करें, उसकी एक्सरसाइज खुद बनाए, फिर खुद सेल्फ टेस्ट ले। यही सबसे बढ़िया तरीका है। जितना आप रिटर्न वर्क करोगे, जितना आप बार बार लिख के याद करोगे, वही चीज़ क्लियर होगी, वही चीज़ आपके समझ में आएगी। बाकी चीज़ें सिर्फ क्या है, फालतू की चीज़। तो आशा करता हूँ शायद आपके इतने में ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।